आए हुए जो क्वेश्चन हैं जो पिछले विगत जो वर्षों में तो कुछ इस हिसाब से जो है तैयार किया गया है, उनको सर्च किया गया, खोजा गया, तो उसको हम आपको आज जिक्र करेंगे उसका। क्या बात करेंगे, अकेले ही हंसोगे या हमें भी हंसाओगे? अकेले ही मत हंसोगे। बीच वाली लोग खाली क्यों करती है? साइंस में जो है अभी तक तो आप लोगों को मैंने ये सैटेलाइट और इस तरह की तमाम चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें मैंने बताया हैं। साइंस एंड टेक में आपके पास न्यूक्लियर और उससे अलावा जो है तमाम तरह तरह के मिसाइल्स, रॉकेट, लॉजिक जो आर्मामेंट्स जो हैं, ये सारी चीज़ें जो है भी आपको बताने होंगे। उनकी मारक क्षमता क्या है, उनकी और तमाम तरह तरह की जो सारी विशेषताएँ हैं, और एयरक्राफ्ट और जितने भी मतलब आर्मामेंट्स हैं सभी के बारे में। उसके अलावा जो है उसके डिजाइन और डिजाइन के अलावा उनके साथ जो है कितने उनकी धारण क्षमता है। धारण क्षमता से मतलब है कि कितना हथियार वो एक साथ ले जा सकते हैं, उनकी रेंज क्या है, सरफेस टू सरफेस है, एयर टू सरफेस है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन के लिए भी हम आज जो है ट्राई करेंगे कैसे क्या चीज़ें इससे पहले विगत वर्षों में जो आए हैं क्वेश्चन। तो थोड़ा सा हमें ऐसा लगेगा कि वास्तव में हमें पढ़ना क्या चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। तो कुछ भी हमें मिल पाए हैं क्वेश्चन, और भी आगे सर्च जारी है, और इसके संबंधी जो भी हैं क्वेश्चन और जो आने की संभावनाएं हैं उनको भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, और हम अपने आप को इसमें शार्प करेंगे। अपने आप को कम से कम 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक के बन जाते हैं इसमें साइंस एंड टेक में। तो उसमें हम अपने आप को बिल्कुल निपुण करेंगे ना, कि कहीं से कोई क्वेश्चन आए और हम कोई क्वेश्चन छोड़ें ना। आगे की जो भी परीक्षाएं हमारी उसमें कोई क्वेश्चन छूटने न पाए। तो इसी क्रम में आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं क्वेश्चन आए, और उनके जो ऑप्शन हैं, विकल्प जो हैं, मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा, और कुछ विकल्पों पे और कुछ चीज़ों पे हम चर्चा भी करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और क्लियर होता जाएगा आप लोगों का। लिखे आप लोग, भारत अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर का, भारत अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत के लिए तात्कालिक लाभ क्या है, ये क्वेश्चन जो है 2016 सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में पूछा गया था।
प्री में। इसको भी अगर आप पॉइंट आउट करना चाहें तो कर सकते हैं, नोट करना चाहें तो। इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें पहला ऑप्शन है ए, यह बिजली उत्पादन के लिए यूरेनियम के स्थान पर थोरियम का उपयोग कर सकता है। अब हम आपको इसी पे रोकेंगे। आपको पता है कि भारत का जो सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर था वो कौन सा था, नाम क्या था उसका? न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा। तो इस टाइप के जो भारत के बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जिनको हम आपको चर्चा करेंगे आगे। और थोरियम एक तत्व है जो कि भारत में प्रचुर मात्रा में उसका है, मतलब भंडार। सिर्फ इतनी ही समस्या है कि थोरियम और यूरेनियम में क्या अंतर है। थोरियम से क्या होता है कि जब उसको संवर्धित जो किया जाता है जब उसको, तो इससे प्रदूषण काफ़ी जो है होता है थोरियम से, जबकि यूरेनियम में इतनी संभावना नहीं होती है प्रदूषण की। और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है काफ़ी इसका विरोध भी किया गया, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनने विरोध किया इसका कि भारत जो है ये थोरियम का उपयोग बंद करे। तो भारत की भी कुछ मंशा थी, कुछ मांग थी, कुछ चीज़ें और भी हैं, आपको मैं बताऊंगा। NPT, CTBT और ऐसे ही कुछ और भी इनके जो है प्रोलिफरेशन ट्रीटी रहे हैं, जो भारत इस पे इन ट्रीटी से सहमत नहीं हुआ है। तो उसे भी हम आगे आपको चर्चा करेंगे। बहुत सारे ट्रीटी हैं जिसमें भारत अपनी सहमति व्यक्त नहीं किया है, क्योंकि इस तरह की जो भी बनाया गया डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा ट्रीटी जो बनाए गए, ये बिल्कुल भेदभावपूर्ण रहा। मतलब इस पे जो है उन डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा पूर्ण अधिकार रहा, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मतलब विकासशील जो देश हैं, उनके दृष्टि से ये सारी ट्रीटीज क्या रहे हैं, भेदभावपूर्ण रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे यूपी में भी आप जान सकते हैं, नरोरा अभी किसी ने बताया, ठीक है ना। तो बुलंदशहर के पास है नरोरा, ये एक जगह है, क्योंकि एटॉमिक रिएक्टर वहाँ पे है और थोरियम का भरपूर इस्तेमाल होता है वहाँ पे। प्रदूषण, इससे प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, तमाम तरह से उससे जो है प्रदूषक उससे निकलते हैं। वो सारी चीज़ें हम आपको अब आगे चर्चा करेंगे। पहला विकल्प हो गया है, लिख लिया आपने। दूसरा ऑप्शन यह है, यह उपग्रह नेविगेशन में वैश्विक भूमिका प्रदान कर सकता है। यह उपग्रह नेविगेशन में वैश्विक भूमिका प्राप्त कर सकता है। यह बिजली आगे है, सी ऑप्शन है। यह बिजली उत्पादन में अपने विखंडन रिएक्टरों की दक्षता में काफी सुधार कर सकता है। लास्ट ऑप्शन डी है, यह बिजली उत्पादन के लिए संलयन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। तो जो हमारा क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन का जो आंसर हो सकता है इन चार विकल्प में से, अगर कोई
बताना चाहे तो बता सकता है कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें। एक बार आप केयरफुली उसको पढ़ लें, फिर उसको हम से चर्चा करेंगे। चलिए बताते जाइए, और कुछ किसी के द्वारा कुछ आइडिया अगर है तो। हम आपको इसके लिए बता देते हैं, डी आपका ऑप्शन इसमें सही है। डी ऑप्शन सबसे अंतिम वाला डी ऑप्शन, ठीक है ना। इसरो, अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया मंगलयान। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया मंगलयान टेस्ट करके जहाँ से विकल्प शुरू हैं, इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। मार्स मीन्स समझते हो आप क्या है? मार्स, इसे मार्स ऑर्बिटर ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। हाँ, ऑप्शन ए है। और ऑप्शन ए नहीं लिखिए, इसको एक लिखिए, एक पहला पॉइंट, मतलब उसी में पहला पॉइंट है। ऑप्शन बाद में आपको मिलेंगे। 1 लिखिए इसको। संयुक्त, और दूसरा लिखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला दूसरा देश बना दिया। तीसरा पॉइंट है, भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया जो अपने अंतरिक्ष यान को अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में स्थापित करने में सफल रहा। ठीक है ना। अब अगर आप ऑप्शन डालेंगे ए, उसके बाद ऑप्शन अब आएगा आपके लिए। इन 3 पॉइंट्स होने के बाद ओनली 1 मतलब केवल एक, दूसरा बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3, और डी है 1, 2 और 3। सभी सही है सर। सी ऑप्शन सर, 1 और 3 बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन सही है। जिन लोगों ने बताया सी ऑप्शन, उनकी तैयारी ठीक चल रही है चाहते हो, और जितना हमने बताया कुछ चीजें उसमें वो काफी इंटरेस्ट दिए, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं मंगलयान जो कि सफलतापूर्वक जो है पृथ्वी के पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया जा चुका था, और मंगलयान जो है खासकर मार्स के लिए विशेष रूप से उसको सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस गतिविधि में भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का उपयोग किया जाता है? जो आपने दूसरा
क्वेश्चन लिखा है वो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था आपका ये प्री में, आप उसको मार्कअप कर लीजिएगा। क्वेश्चन हो गया होगा तीसरा में आपका। अब आप पॉइंट नोट डालिए उसमें, फसल उत्पादकता का आकलन, फसल उत्पादकता का आकलन। दूसरा है भूजल संसाधनों का पता लगाना। तीसरा है खनिज अन्वेषण। चौथा है दूरसंचार और पांचवा है यातायात अध्ययन। अब एक बार क्वेश्चन को आप फिर से जैसा एक बार देख लें और फिर विकल्प की तरफ ध्यान देंगे। और विकल्प में ए विकल्प डालेंगे ओनली 1, 2 and 3, केवल 1, 2 और 3। बी ऑप्शन डालेंगे केवल 4 और 5। सी है केवल 1 और 2। और डी है 1, 2, 3, 4, 5। आपको जैसा कि मैंने बताया था कि भूजल संसाधन से साथ ही जो है खनिज और वॉल्यूम एस्टिमेशन जो है दो तरीके से हम कर सकते हैं। वॉल्यूम एस्टिमेशन से मतलब यह है कि किसी आयतन को जानना, किसी चीज, जैसे आपके सरफेस पे कहीं अगर गड्ढा हो गया है तो उस गड्ढे के आयतन को जान सकते हैं। कहीं ऊंचा थोड़ा सा हो गया, उसके वॉल्यूम एस्टिमेशन, उसके आयतन को हम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कहीं अगर इस तरह की भूमि है, कहीं अगर इस तरह की भूमि है, ये सारी चीजें इस तरह से अगर पृथ्वी पे है सरफेस पे, तो हम सैटेलाइट की मदद से क्या कर सकते हैं, उसको वॉल्यूम एस्टिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि जो बहुत अच्छे जो सैटेलाइट इमेजरी हमको नहीं मिल पाती है, तो उससे हमें वॉल्यूम एस्टिमेशन करने में बहुत असुविधा होती है। वॉल्यूम एस्टिमेशन करने में असुविधा हमें सैटेलाइट इमेजरी से होती है, लेकिन ड्रोन की जो सहायता से जो वॉल्यूम एस्टिमेशन किया जाता है वो हमें ज़्यादा मतलब सुविधाजनक और आसानी से हम उसको कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, कभी कभी खदान माइनिंग जो होती है, माइनिंग से मतलब है चाहे कोयले की खदान हो, चाहे किसी भी टाइप की माइनिंग, सैंड माइनिंग हो। जब आप देखते हैं रेत का जो नदियों के किनारे जो बालू का जो खनन होता है और इस तरह की जो खनन होते हैं, तो वहाँ से क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स जो गवर्नमेंट के द्वारा जो उनको ऑथराइज होते हैं, जो टेंडर के थ्रू जो उनको मिलता है वो, तो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट का एक रूल होता है कि आपको इतनी ही गहराई तक आपको जो है उसको एस्टिमेशन करना है, मतलब इतनी ही आपको खुदाई करनी है। लेकिन कभी कभी वो क्या करते हैं कि वो डिफरेंट एरिया में जाके और वहाँ की भी खुदाई कर लेते हैं, और जहाँ जितना उनको निर्धारित किया गया होता है उससे ज़्यादा भी खुदाई कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का नुकसान होता है। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का नुकसान होता है। अभी आज देखिए, आज की डेट में बहुत जगहों पे पाबंदी लगा दी गई है कि मिट्टियों की जो खुदाई हो रही है धड़ल्ले से, उससे क्या हो रहा है, मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। कहीं कहीं की मिट्टी बह के चली जा रही है, तो फिर उसके लिए उससे क्या दिक्कतें हैं, बिल्डिंग्स के लिए प्रॉब्लम्स हैं। भाई बिल्डिंग्स नहीं ढह जा रही हैं,
कहीं उथल पुथल इस तरह से मच रही हैं, बहुत सारी नीचे पृथ्वी के नीचे प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स और तरह तरह के सारे भूगोल के सारे लोग जानते होंगे। जब उसमें कहीं खिसकाव होता है तो क्या आता है, भूकंप जैसी घटनाएं होती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम एस्टिमेशन को हम रोक रहे हैं। मतलब उसको जैसे सॉइल जो एस्टिमेशन है, सॉइल जो उसका है, क्या कहते हैं उसको, खनिज का या सॉइल का या मिट्टी का जो है खुदाई खदान बंद कर रहे हैं उसको, और उसको सीमित किया जा रहा है। बहुत सारी जगहों पे लाइसेंसिंग प्रणाली है, लाइसेंस उसका गवर्नमेंट के लोग जो है उसको प्रोवाइड करते हैं, SDM स्तर से जो है तहसील स्तर से उसका लाइसेंस बनता है। तो अवैध जो खनन होता है ना, अवैध खनन पे काफ़ी जो है गवर्नमेंट सख्त होती है, क्योंकि उससे जो है बड़ा ही अप्रभावित होता है। हाँ, जो वातावरण है, जो हमारा ये सरफेस है, ये काफ़ी जो है अप्रभावित होता है, तो इसलिए काफ़ी उस पर रोक लगाया गया। तो इसी तरह से मैं बता रहा था अभी आपको वॉल्यूम एस्टिमेशन करते कैसे हैं। जब ड्रोन को हम फ्लाई करते हैं तो ड्रोन को फ्लाई करते समय क्या होता है कि हमको जो मानचित्रण जो प्राप्त होता है तो उसमें ये दिखाता है डेप्थ कितनी जा रही है। डेप्थ मतलब जो गहराई है, गहराई कितनी जा रही है और ऊंचाई इसमें कितनी हमको दिख रही है। तो उससे जो है हम एक एनालिसिस करते हैं कि कितनी गहराई से इनको जो है वॉल्यूम एस्टिमेशन उसका जो है सैंड माइनिंग जो किया गया है वो कितनी गहराई तक किया गया है और कितने एरिया में किया गया। होता क्या है कि नदियों के किनारे जो है किसानों के खेत वगैरह भी होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के जंगल और इस तरह की चीज़ें जो है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज होती है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स या जो प्राइवेट लोग होते हैं क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको कवर कर लेते हैं। तो उसमें नुकसान किसका होता है, किसानों का या फिर गवर्नमेंट का नुकसान होता है। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं, ठीक है ना। ड्रोन से उन पे जो है निगरानी की जा रही है, सैटेलाइट से उन पर निगरानी की जा रही है, और इस तरह की अगर समस्याएं कहीं पकड़ी जाती हैं तो उनके ऊपर जुर्माने लगाए जाते हैं, और या अथवा उनको उनकी संस्था को रेड उसमें डाल दिया जाता है या फिर आगे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरह से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आपने जैसा अभी सबसे पहला दूसरा तीसरा जो भी ऑप्शन अभी लिखा हुआ है, और फसल उत्पादकता का तो मैंने आपको बताया ही था। भूजल संसाधनों का पता के लिए भी मैंने आपको ये सब सारी चीज़ें मैंने बताया था, यातायात अध्ययन और ये सारी चीज़ें मैंने बताया ही था, इसमें कहीं कुछ है नहीं। आगे आप लोग लिखें क्वेश्चन। यदि एक बड़ा सौर तूफान, यदि एक बड़ा सौर तूफान पृथ्वी पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी पर संभावित प्रभाव हैं। इसमें आप पॉइंट ही लिख लीजिए 1 2 3 करके। 1 में है GPS और नेविगेशन सिस्टम फेल हो सकते हैं, और नेविगेशन सिस्टम फेल हो सकते हैं। दूसरा है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सुनामी आ सकती है। तीसरा है पावर ग्रिड को नुकसान हो सकता है, पावर ग्रिड को नुकसान हो सकता है। चौथा है पृथ्वी के अधिकांश भाग में तीव्र अरोरा हो सकता है, डैमेज, अरोरा डैमेज से रिलेटेड है ना। पृथ्वी के अधिकांश भाग में तीव्र अरोरा हो सकता है। पांचवा पॉइंट है अधिकांश ग्रह पर जंगल की आग लग सकती है।
जंगल की आग लग सकती है। उपग्रहों की छठा अगला पॉइंट है, उपग्रहों की कक्षाओं में गड़बड़ी हो सकती है। और सातवां है ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर उड़ान भरने वाले, सॉरी ध्रुवीय है, हाँ ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर उड़ान भरने वाले विमानों का शॉर्ट वेव रेडियो संचार बाधित हो सकता है। अब आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान दें, क्या है, क्या हो सकता है, थोड़ा सा एक बार पढ़ें और उस पर थोड़ा सा मंथन करें कि यदि सौर तूफान अगर आता है तो क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पॉइंट्स में बता दें आप लोग क्या क्या इसमें हो सकते हैं। 1 3 4 6 7 ठीक लगा हुआ दिख रहा है क्या भाई? पावर ग्रिड जहाँ से आपको बिजली का उत्पादन, पावर ग्रिड, ठीक है सर। अच्छा पढ़ाई की, चलिए बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। क्यों? अगला क्वेश्चन लिख सकते हैं, शब्द ACE2 सबको हम लोग को पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं बच्चों के एक्सप्लेन कर दीजिए। सिंपल चीज है, कुछ इसमें है नहीं। सौर तूफान जो आता है, सूर्य के उठने वाले जो तूफान होते हैं, तो उसी से संबंधित सारी चीजें, बाकी इसमें कुछ है नहीं। एक सारी चीजें क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन में ही आंसर है सभी। आप लोग थोड़ा सा केयरफुली पढ़ें तो समझ में आ जाएगा ना। शब्द ACE2 के संदर्भ में बात की गई है। ये ACE2 के बारे में आपको डिस्कस कर देंगे आगे में, थोड़ा सा कभी भी उसके बारे में बताइएगा तो हम उसको आपको पूरी तरह से विस्तृत चर्चा उस पर कर देंगे। एक तरह से वायरल बीमारियों का प्रसार है, इसमें लिख दीजिए, बस सिर्फ इतना ही लिखिए, वायरल बीमारियों का प्रसार। ACE2 क्या है? वायरल बीमारियों का एक प्रसार है, बस सिर्फ इतना ही डाल दीजिए। ऐसी बीमारी है। अब वो सब चीज़ें आपको आगे मैं कुछ बता दूंगा। ACE2 है क्या, उस समय IUV करंट की जो कुछ चीज़ें रही होंगी, कभी पेपर में आया रहा होगा। अगला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, GPS तकनीकी का उपयोग, GPS तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जा सकता है? पहला पॉइंट है मोबाइल फोन संचालन, दूसरा पॉइंट है बैंकिंग संचालन, और तीसरा पॉइंट है पावर ग्रिड को नियंत्रित करना। जीपीएस के तकनीक से हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। जीपीएस तकनीक से जिसमें इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? तीनों ऑप्शन। क्यों तीनों ऑप्शन हो सकते हैं? तीनों सही, ठीक है सर। लेकिन पावर ग्रिड को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? उसके जीपीएस के तकनीकी से, जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे टीवी का रिमोट होता है ना, तो टीवी के रिमोट से हम किसी रेट उसके ऊपर डाल के
विकिरणों को डाल के उससे मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं। वैसे ही जीपीएस टेक्नोलॉजी से वो सारी चीज़ें, सैटेलाइट जुड़ी होंगी पावर ग्रिड से और जीपीएस होगा हमारे पास से, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें और सिस्टम हमारे पास रिसीवर है, तो हम उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। वही सारी प्रक्रिया जो एज ए पुलिसिंग सर्विलांस के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, जीपीएस टेक्नोलॉजी जो कि सैटेलाइट से सारे सिस्टम जुड़े हुए हैं और हम जीपीएस के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल और मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला है पॉइंट, क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित शब्द वानाक्राई, वानाक्राई हाल ही में समाचारों में, किसी को अगर प्रॉब्लम होगी तो हमें बताएगा, तो मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी उसको बता दूंगा वो सारे क्वेश्चन। चलिए आप लिखिए अभी, फिर हम उसको बता देंगे, ठीक है ना। वानाक्राई क्योंकि काफी जो है टिपिकल हिंदी भी हो जा रहा है इसका। वानाक्राई उसको ब्रैकेट में करके लिखिएगा, वानाक्राई। पेटिया, 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 ऐसे कर लीजिएगा, इस तरह से उसको मार्क कर लीजिएगा या उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक शब्द, मतलब वह शब्द है ये जो है, और इंटरनल ब्लू शब्दावलियां हैं इस इंटरनल ब्लू किससे संबंधित है? इसमें ऑप्शन ए है एक्सोग्रह, एक्सोग्रह, ऑप्शन बी है क्रिप्टो मुद्रा, क्रिप्टो करेंसी वगैरह भी हम आपको बताएंगे आगे, ये सारी चीजें कैसे क्या है, बिटकॉइन और सारी चीजों के बारे में। साइबर हमले, सी है साइबर हमले, सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन है मिनी उपग्रह, मिनी उपग्रह, स्मॉल सैटेलाइट। तो इसमें से क्या हो सकता है? ठीक है, साइबर हमले। तो ये जो ये है वर्ड्स हैं, ये किसके लिए है? साइबर हमले के लिए, ठीक है ना, ठीक है। ड्रोन, अगला क्वेश्चन लिखिए, ड्रोन का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि, ड्रोन का उपयोग करके निम्नलिखित, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, ड्रोन का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सफलतापूर्वक की जा सकती है? इसमें पॉइंट ही डालिए। पहला पॉइंट, फसल के खेत में कीटनाशक छिड़काव, दूसरा है सक्रिय ज्वालामुखियों के क्रेटरों का निरीक्षण करना, क्रेटरों का निरीक्षण करना, और तीसरा पॉइंट है डीएनए विश्लेषण के लिए स्पाउटिंग वेल से सांस के नमूने एकत्र करना, स्पाउटिंग, स्पाउटिंग, वेल से सांस के नमूने एकत्र करना। तो ड्रोन से क्या संभव है इन तीनों में?
तीनों सेम होंगे। क्योंकि वेव के पास देखिए सिंपली हम लोग ह्यूमन बॉडी नहीं जा सकती या कुछ ऐसा नहीं किया सकता है, अन्यथा वो बहुत बड़ी होती है और निगल जाएगी। तो ड्रोन की सहायता से ये सारी चीजें संभव है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट क्रेटर क्या होता है भाई? ज्वालामुखी ज्वालामुखी के लिए द्वार। ठीक, ओके। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, इंडियन रिमोट सेंसिंग नेविगेशन इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसको फुल फॉर्म आप इंग्लिश में लिख दीजिएगा, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला पॉइंट डाल के लिखिए, IRNSS के 3 उपग्रह भूस्थैतिक और 4 उपग्रह भूतुल्यकाली। मैं बता देता हूं, भूस्थैतिक क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और भूतुल्यकाली क्या है? जियो सिंक्रोनस। इसको भी हम आपको बताएंगे। दीज आर टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी। ठीक है ना? तुल्यकाली कक्षाओं में है। दूसरा है IRNSS पूरे भारत और अपनी सीमाओं से परे लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। तीसरा पॉइंट है, 2019 के मध्य तक भारत के पास पूर्ण वैश्विक कवरेज के साथ अपना स्वयं का उपग्रह नेविगेशन सिस्टम होगा। स्वयं का अपना स्वयं का उपग्रह नेविगेशन सिस्टम होगा। अभी 3 में जो सही है वो क्या हो सकता है आपके हिसाब से? सही कथन कौन सा हो सकता है? कोड में नहीं रखिए, सिर्फ इसको ऐसे ही बता दीजिए कि तीनों में से क्या हो सकता है। ये कहीं सही है कोई? IRNSS के 3 उपग्रह जो जियो स्टेशनरी और जो ये हमने बताया है जियो सिंक्रोनस, यही है बस पहला। इन्हीं 2 टाइप उपग्रह हैं, यही उपयोग में लाए जाते हैं। ये जो 2019 में दिया है 24 तक होगा, क्या 2019 में जो दिया है 27 मैंने बताया था आपको, 2027 जो क्या कर देगा? कंप्लीट 24 सैटेलाइट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना भाई, ध्यान दीजिए आप लोग, जो डाटा है आप लोग मिस मत करिए। मान लीजिए मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन जो चीजें हैं उसको तत्काल पॉइंट आउट कर लीजिए, खासकर न्यूमेरिकल चीजें तो तुरंत उसको पॉइंट आउट कर दिया कीजिए।
भारत के अगला है भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यानों के संदर्भ में प्रोजेक्टाइल व्हीकल्स, प्रक्षेपण यान मीन्स इतने शब्द जो है कठिन है, तो इंग्लिश थोड़ा सा जानने वाले लोग जो है एक बार को फिर तो टेंशन में आ जाते हैं। प्रोजेक्टाइल व्हीकल्स, दोनों चीजें जानना जरूरी है। भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यानों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। अब निम्नलिखित पे यहाँ विचार नहीं करना है, एक सिंगल यहाँ पे बस है, एक ही पॉइंट है, और उसको इंग्लिश में आप लोग लिख दीजिए जब आप थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में ही जानना चाह रहे हैं। PSLV लॉन्च सैटेलाइट यूजफुल फॉर PSLV और GSLV दोनों आप जानते होंगे, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और ग्राउंड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। PSLV लॉन्च सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्सेज, यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग, whereas GSLV are designed mainly to launch communication satellites. पोलर सैटेलाइट जो सैटेलाइट्स है, लॉन्च सैटेलाइट्स में क्या है, अर्थ रिसोर्सेज जो अर्थ के जो संसाधन है, पृथ्वी के संसाधन की मॉनिटरिंग करने के लिए है। जबकि जो ग्राउंड सैटेलाइट GSLV टाइप की जो सैटेलाइट्स है उसके क्या किस यूज के लिए है, ज़्यादातर मेनली वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए है, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है ये। हाँ, कि पोलर सैटेलाइट्स का क्या यूज है और ग्राउंड सैटेलाइट का क्या यूज है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का, ठीक है ना। GSLV और PSLV का क्या यूज है विशेष रूप से। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसके लिए काट दीजिए इसको, अभी छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। अगला देखिए इसके बाद वाला, विथ रेफरेंस टू, हाँ अगला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू एस्ट्रोसैट द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी launched by India, which of the following statement? यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं पॉइंट में, 1, 2 और 3 में। 1, 2 में ही है, 2 ही स्टेटमेंट हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के अलावा भारत एकमात्र देश है, इंग्लिश में बोल दीजिए। USA and Russia either. India is only one country. हिंदी ही पढ़ाई, क्योंकि यहाँ सब लोग हिंदी ही पढ़े हैं। हम दोनों में ना पढ़ा के हिंदी अभी चलते हैं। सर हिंदी ही पढ़ाइए, क्योंकि सब लोग हिंदी में ही पढ़े हैं। हिंदी भाषी बदल हिंदी है भाई, ठीक है ना। चलिए आप और CBSE बोर्ड नहीं है सर। 1 और 2, ठीक है ना। ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। Yes, sir. हमें वर्ड्स पे विशेष फोकस करना है। और अभी आप तो देखो कि जो हिंदी भाषी लोग हैं, कभी कभी इंग्लिश के वर्ड आ जाता है उसमें, तो हम कहाँ
किससे कहने जाए भाई इसको हटाओ आप, ठीक है ना। और सही पूछो तो हिंदी भी टफ है काफी तरह से और इंग्लिश भी टफ है, दोनों टफ है और दोनों समझना भी जरूरी, दोनों समझो आप, ठीक है ना। चलिए पॉइंट पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के अलावा भारत एकमात्र देश है जिसने अंतरिक्ष एक समान वेधशाला लॉन्च की है। हाँ, जिसने अंतरिक्ष एक समान वेधशाला लॉन्च की है। दूसरा पॉइंट है एस्ट्रोसैट 2000 किलो का उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह से 1650 किलोमीटर ऊपर कक्षा में स्थापित है। ये आपका क्वेश्चन 2016 में आया हुआ था, 2016 में आया हुआ था एक क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह से सर तो 1650 किलोमीटर ऊपर कक्षा में स्थापित है। बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ठीक है ना। यस दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एस्ट्रोसैट के मामले में, ठीक है ना। हाँ इनकरेक्ट क्या, ठीक है ना। एस्ट्रोसैट के बारे में आप देख लीजिएगा एक बार, उसको पॉइंट आउट कहीं कर लीजिएगा और एस्ट्रोसैट के जितने पॉइंट्स है उसको पूरा देख लीजिएगा, क्या पता उसको फिर से रिपीट कर Yes, देना। एस्ट्रोसैट क्या है पूरा उसको पूरा उसके बारे में देख लीजिएगा और अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हमसे चर्चा करिए एस्ट्रोसैट क्या है। कभी कभी आगे जो क्वेश्चन आप लिखना चाहें लिखें। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला इंडार्क हो क्या था, नहीं इंडार्क नहीं, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला इंड आर्क शब्द किसका नाम है। ये 2015 का क्वेश्चन है। इंड आर्क आप गलत मत लिख दीजिएगा, इंड आर्क है ना, इंड आर्क। इसका नाम है 2015 का क्वेश्चन है और आप इसमें ABCD करके डालेंगे। ए में है भारतीय रक्षा में शामिल एक स्वदेशी रूप से विकसित रडार प्रणाली। रडार के बारे में आप लोगों को बताया था ना, रडार क्या है और लीडार क्या है और सोनार, ये सारी चीजें ना। रडार एक प्रकार का क्या है, रडार नो रेडियो है। रडार क्या है, सेंसर ठीक है। थोड़ा हमें भी तो आप लोग मोटिवेट करिए। अगर आप दूसरी चीजें बताने लगेंगे तो मैं हतोत्साहित हो जाऊंगा भाई। जो बताई हुई चीजें हैं उसको आप जो है रडार को अगर कुछ और चीजें आप बताने लगोगे तो मैं हतोत्साहित हो जाऊंगा। सेंसर है एक प्रकार का। सेंसर से मतलब सिंपल है जो सेंस जो होता है, जिसके अंदर एक सेंस है, ठीक है ना। क्या सेंस है भाई, हमारे अंदर जो 5 ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स है, क्या है, स्किन है, टच करने से पता चलता है, स्किन, आईज है और जीभ है, टंग है, सारी चीजें दीज आर सेंस्ड ऑर्गन्स। वैसे ये भी सेंसर क्या काम करता है, एक अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजता है और जो भी चीजें होती है उससे टकरा के फिर इसको आगे इंफॉर्मेशन उसके बारे में देती है। तो एक प्रकार से क्या है, सेंसर, ठीक है। तो सेंसर कुछ बहुत विशेष चीज हो इसमें। दूसरा बी ऑप्शन है, इंडियन ओशन के द्वीप मतलब क्या हिंद महासागर के
रिम के देशों को सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का उपग्रह। रिम के देशों को सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का उपग्रह। सी है अंटार्कटिक क्षेत्र में भारत द्वारा स्थापित एक वैज्ञानिक प्रतिष्ठान। और डी है आर्कटिक क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए भारत की अंतर्जलीय अंडर वाटर भारत की अंतर्जलीय वेधशाला, ठीक है ना, अंडर वाटर लेबोरेटरी, ठीक है ना, सर भारत अंतर्जलीय वेधशाला। तो बता सकते हैं आप लोग इन डार्क क्या है भाई, क्या हो सकता है? डी है ना। इन डार्क एक प्रकार का जो है अंडर वाटर लेबोरेटरी है, आर्कटिक क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए भारत की अंतर्जलीय वेधशाला है, ठीक है ना। इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और एक क्वेश्चन आपके 2015 में आया था, कभी भी रिपीट कर सकता है। डी अंडर वाटर लेबोरेटरी है, ठीक है ना। ये सब चीजें देखिए बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। हाँ। अच्छा, अंतरिक्ष यान जो है ऐसे ही आप समझ लें और नोट भी कर सकते हैं। मैसेंजर और नाविक दो तरह के अंतरिक्ष यान हैं, ठीक है ना, जिसका उद्देश्य क्या है? मैसेंजर का उद्देश्य क्या है? नोट कर लें आप इसको, यही नोट कर लें। मानचित्रण और बुध की जांच के लिए, बुध, ठीक है ना, मानचित्रण मतलब मैपिंग और बुध की जांच करने के लिए। मानचित्रण और बुध, बुध प्लेनेट, बुध ग्रह की जांच करने के लिए। और नाविक का क्या कार्य है? बाहरी सौर मंडल की खोज, ठीक है ना, सौर मंडल की बाहर जो संरचनाएं हैं, जो चीजें हैं, उसकी खोज करना। जो भी चीजें हैं सौर मंडल के बाहर, उसकी खोज, बाहरी सौर मंडल की खोज नाविक का कार्य है। और एक अब जनरल क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट स्कैनर, आप जान रहे होंगे। यस सर। अगला क्वेश्चन, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के अलावा किसी व्यक्ति की बायोमेट्रिक पहचान में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो जैसा कि आप जानते हैं, एक तो फिंगरप्रिंट तो होता ही है, ठीक है ना, ये चीजें हमारे जो स्किन की जो हुआ है लाइनिंग, उसको कवर करता है, कैप्चर करता है। इसके अलावा है, पहला पॉइंट है आइरिस स्कैनिंग, आइरिस। दूसरा है रेटिनल स्कैनिंग। तीसरा है आवाज पहचान। तीसरा पॉइंट है आवाज पहचान। तो इसमें भी A B C करके D तक है, इसमें भी डाल देंगे। इसमें लिखा है सिर्फ पहला, मतलब केवल एक। A में है केवल एक, B में है केवल 2 और 3, C में है केवल 1 और 3, और D में है 1, 2 और 3। तो इन 3 पॉइंट में से क्या क्या हो सकता है?
और रेटिंगल होगा, आईरिस होगा, पहला दूसरा आपके पास वो वाली भी मोबाइल है क्या? फेस लॉक के अलावा आवाज वाली नहीं आप नहीं है। ऑल ऑफ दिस दिस इज द टाइप ऑफ फिंगर स्कैनिंग या जस्ट टाइप ऑफ वॉइस स्कैनर। ठीक है, आपने बोला और खुल गया। ठीक है ना, या आपके भाई ने बोल दिया और खुल गया। कुछ तो जरूर अंतर होता है। यस सर। तो साउंड जो स्कैनर है तो ये तीनों है इसमें। ठीक है ना, तीनों या मिमिक्री करने वालों ने बोल दिया इसमें कुछ तो अंतर जरूर होता है। Yes, sir. एक्चुअल चीजें तो एक्चुअल होती हैं और कॉपी की भी चीजें वो क्या होती है, कॉपी की भी होती है। ठीक है ना, रेटिना और आईरिस मैं जानता हूँ सर आप लोग एक चीज पूछेंगे क्योंकि आप दोनों चीजें आपके जो कार्य आपने ली है उसी से संबंधित है दोनों चीजें। रेटिना तो अंदर होता है ना सर, वो लेंस के अंदर होता है रेटिना। रेटिना हाँ, वो आईरिस होता है, ये ऊपर ही होता है, वही स्कैन कर सकते हैं, लेकिन जो ये रेटिना है ये अंदर रहता है। ऐसे सिस्टम्स होते हैं। रेटिना तो आईरिस है ये। और ये जो कंची जैसी होती है यस सर। वही तो सबसे ज्यादा आप समझे कि प्रोटेक्टिव है। आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव और सिक्योर वही चीज है। अन्यथा बहुत सारे तरीके हैं थंब इम्प्रेशन और इस सारी चीजों के भी जो है बहुत से उपाय अलग अलग निकालने को तो निकाले जा सकते हैं, लेकिन वही सबसे ज्यादा सेंसिटिव और बहुत ज्यादा सिक्योर है। तो इसी क्रम में अब आगे हम ऐसे ही चलते रहेंगे। सर चैट जीपीटी क्या होता है? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी यस सर। ये गूगल का बड़ा एक सॉफ्टवेयर है ना, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता। चैट जीपीटी। ठीक है, कुछ चीजें मैं और भी बताऊंगा, इसमें भी बताऊंगा कि मॉडर्न आप जानते हैं मॉडर्न होता क्या है कि कोई गूगल यूज कर रहा है तो कोई लिनक्स यूज कर रहा है तो कोई कुछ यूज कर रहा है। तो ये सारी चीजें होती क्या है भाई, जहाँ भी जो भी यूज करो जैसे भी यूज करो, लेकिन आओ एक दायरे में, एक मुख्य धारा में आओ। तो वही सारी चीजें क्या है, डोमेन वगैरह ये सारी चीजें जो है इसके लिए बनाई गई हैं। जैसे भी जो भी आप यूज करो, लेकिन आओ कहाँ, एक मुख्य धारा में आ जाओ, तभी हमसे आप जुड़ पाओगे। किसी की कोई भी करेंसी हो, किसी की कोई भी भाषा हो, लेकिन सबको पहुंचना है यूएनओ में। क्यों? तो यही सब चीजें हैं। जैसे जो भी टेक्निक जो यूज करना चाहे वो अपना यूज कर सकता है। पूरा बताऊंगा ड्रोन के बारे में, गेमिंग के बारे में, ड्रोन के बारे में पूरा बताऊंगा और कुछ उसकी ये भी बताऊंगा कि कैसे कार्य करता है, बहुत सारी चीजें। हाँ, एक सब मैं चर्चा कर दूंगा। चलिए, अच्छा है। यूएवी ड्रोन यूएवी के बारे में पूरा आपको बता दूंगा। नहीं होगा एक बात क्लियर बता कैसे इसके इमेज को हम प्रोसेस करते हैं। थैंक यू क्लास।